नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और प्रीलिम्स को लेकर के जो आपका सेशन चल रहा होगा उससे आपको लाभ मिल रहा होगा। उसी सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के टारगेट के बारे में कि जो हम डेली बेसिस का टारगेट हम ले करके चल रहे हैं, विशेष रूप से जो हमारा NCERT का टारगेट है वो क्या है आज का। ठीक है, NCERT का टारगेट क्या है, इसमें हम आपको पता होगा कक्षा 6 की नई NCERT का अध्ययन कर रहे थे, क्लास 6 की नई NCERT और नई NCERT के अध्ययन के क्रम में जहाँ तक हमारी पिछली चर्चा समाप्त हुई है उसमें हमने जो देखा था उसी के आगे हमें बात करना है। पिछली चर्चा में हमने देख लिया था अध्याय संख्या 6 तक राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, और इसी के आगे अध्याय संख्या 7 और अध्याय संख्या 8 देखना है। अध्याय संख्या 8 नए प्रश्न नए विचार और अध्याय संख्या 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो ये दो टॉपिक हैं जो आपको देखना है, दो अध्याय हैं। तो अध्याय संख्या 7 और 8 आप यहाँ पे कवर करोगे। ठीक है, अध्याय संख्या 7 और 8 को यहाँ पे आपको कवर करना है। तो याद रखिएगा डेली बेसिस का जो हमारा NCERT का टारगेट है, कक्षा 6 की नई NCERT इतिहास की जो है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय संख्या 7 और 8 आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ बात आती है कि जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं प्लीज उनका जवाब दीजिए। और आप में से जो लोग नए देख रहे हैं या जो पुराने भी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप रेगुलर नहीं हैं या चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूं कि जितना कंटेंट इस सेशन में आपको मिल जाता है, विशेष रूप से करंट अफेयर्स का जो कंटेंट आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है, इस गुणवत्ता का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर निःशुल्क नहीं मिलेगा। बस समस्या क्या है कि आप जिस तरीके से मैं लेकर के चल रहा हूँ उस तरीके को आप समझ पाएँ। यदि उस तरीके को आप समझ पाते हैं तो परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं नए ट्रेंड में आप देख रहे हैं कि जो किताबों के सहारे रहते हैं ना, विशेष रूप से करंट अफेयर्स में जो पुस्तकों के सहारे रहते हैं ना, उनकी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। पुस्तकों से करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पे विविध संदर्भों को जोड़कर पढ़ाया जाता है कि आपकी परीक्षा में मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से आपको मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला टॉपिक। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जब हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब किसी योजना की बात आती है कि भाई इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य क्या है तो आपको बता दें कि मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्पादकता को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है, याद रखना है। इस क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना भी इसी के अंतर्गत आता है। अब एक लक्ष्य है भारत सरकार का जो आपको पता होना चाहिए इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2024-25 तक, क्या लक्ष्य है इनका? लक्ष्य है कि 220 लाख टन मछली का उत्पादन करना है। तो जो भारत सरकार का लक्ष्य है इस योजना के तहत 2024-25 तक वह है 220 लाख टन मछली का उत्पादन करना है। भारत सरकार का ये लक्ष्य है। अब ये जो टारगेट होते हैं ना इस तरह की योजनाओं में, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ देख रहे होंगे मेंस में भी, ठीक है, मेंस में भी, विशेष रूप से बिहार में मैं बात करूं, मेंस में भी इस तरह की योजनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 3 सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब इन सभी में जो पहला सेक्शन होता है इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो उन संदर्भों में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। अब हम बात कर रहे हैं मत्स्यन की, हम बात कर रहे हैं मछली पालन की। तो एक समुदाय है जो इसमें लगा रहता है जिसको बोलते हैं मछुआरा। ठीक है, अभी जो समुदाय इसमें लगा रहता है इसको लेकर के एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सागर परिक्रमा। और सागर परिक्रमा का 9वां चरण आप कह सकते हो परिक्रमा, इसका जो है अभी 9th फेज प्रारंभ किया गया है।
ठीक है, सागर परिक्रमा का 9वां फेज प्रारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। और पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें तो ये हमारे मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला का नाम याद रखना है। अब बात आती है कि सागर परिक्रमा का ये जो 9वां चरण है ये प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो याद रखिएगा ये प्रारंभ किया गया एक स्थान है रामनाथपुरम, और इसी का एक दूसरा नाम भी है और इसको जाना जाता है रामनाड। ठीक है, रामनाड। तो रामनाड या रामनाथपुरम जो कि आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में, वहां से सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत की गई, 9th फेज की शुरुआत की गई। और आपको बता दें कि ये जो 9वां चरण होगा ये विशेष रूप से तमिलनाडु और पांडिचेरी के जो तटीय जिले होंगे उनको ये कवर करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 9वां चरण है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए पहला चरण कहाँ प्रारंभ किया गया था, पहले चरण की जब बात किया जाए तो याद रखिएगा ये गुजरात में प्रारंभ किया गया था। और गुजरात में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा मांडवी से पोरबंदर तक ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पहला चरण गुजरात के मांडवी से पोरबंदर तक प्रारंभ किया गया था। इसमें होता क्या है? ठीक है, पहला चरण इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी परीक्षाओं में विकल्प के तौर पे भी दिए होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसमें कथन होते हैं। तो उन कथनों में कई बार दिया होता है कि इसके पहले चरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये भी आपको समझ में आई, ये भी आप याद रख पाओ, इसलिए यहाँ पे ये बताना जरूरी हो जाता है। अब बात आती है कि भाई इस मुहिम का या इस योजना का उद्देश्य क्या है? सागर परिक्रमा जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, इस मुहिम का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा इसमें जो मछुआरा समुदाय है उसके कुछ अपने अधिकार होते हैं। मछुआरा समुदाय को लेकर के सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं की जानकारी संबंधित समुदाय के पास नहीं पहुंच पाता है। तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, विशेष रूप से मछुआरा समुदाय को लेकर के जो योजनाएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उन सभी के बारे में उनको जागरूक करने के लिए, उन सभी के बारे में उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत, सागर परिक्रमा नामक जो मुहिम है इसकी शुरुआत की गई थी। अब आपको बता दें इसमें एक चीज़ और, जब हम बात कर रहे हैं मछुआरा समुदाय की, जब हम बात कर रहे हैं मत्स्यन की, एक ऐप है जिसका नाम है नभ मित्र मोबाइल ऐप। और ये जो नभ मित्र मोबाइल ऐप है इसकी मैं बात करूं तो मछुआरों को समुद्र में आपात स्थिति के बारे में, याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों को आपात स्थिति की जानकारी समय पर देना। आप जानते हैं कई बार क्या होता है, क्योंकि ये लगभग कई किलोमीटर तक ये समुद्र के अंदर चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, और मान लीजिए मौसम में कोई बदलाव होता है, समुद्र में कोई हलचल देखने को मिलती है, तो उस आपात स्थिति को इनको पहले से बता दिया जाए, मौसम का पूर्वानुमान करके इनको पहले से बता दिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या इनको ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। तो उसको लेकर के एक ऐप तैयार किया गया है जिसका नाम है नभ मित्र ऐप। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। बनाया किसने है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि इस ऐप को, नभ मित्र ऐप को इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। याद रखिएगा इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने इस ऐप का निर्माण किया है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नभ मित्र नामक ऐप बनाया किसने है, तो आप बताओगे इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा इस ऐप को तैयार किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, क्योंकि हमने मत्स्यन की बात कर ली, और आप जानते हैं कि मत्स्यन की जब हम बात करते हैं तो चाहे मत्स्य पालन की बात करें, चाहे आप पशुपालन की बात करें, चाहे आप डेयरी की बात करें, ये सभी एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूरे मंत्रालय का नाम है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। तो मत्स्यन देख लिया, अब पशुपालन के बारे में क्या कोई अपडेट है आज के डेट में? हाँ जी है। क्या अपडेट है? पशुपालन को लेकर के एक अपडेट है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है? यहाँ पे एक पोर्टल है जिसका नाम है नंदी पोर्टल।
ये पोर्टल किस लिए है? ये पोर्टल विशेष रूप से पशुओं से संबंधित जो दवाएं होती हैं, मतलब जो डेवलपर हैं, जो एजेंसियां हैं, जो दवाओं का निर्माण करती हैं फार्मा सेक्टर की, तो जो पशुओं के लिए दवाएं बनाती हैं तो उसकी स्वीकृति तो चाहिए उनको, तभी वो मार्केट में उसको ला सकती हैं। तो यदि कोई पशुओं से संबंधित दवा है और आपको उसको स्वीकृति चाहिए, संबंधित मंत्रालय की स्वीकृति चाहिए या उस दवा को अप्रूव कराना है, तो आपको उस दवा के बारे में जानकारी नंदी पोर्टल पर अपलोड करना होगा और यहीं से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। नंदी पोर्टल क्या है? नंदी पोर्टल विशेष रूप से पशुओं से संबंधित जो दवाएं हैं उनको लेकर के है। यदि आपको अप्रूव कराना है तो आपको इस पोर्टल पर उसको आप कह सकते हो अपलोड करना होगा और यहीं से अप्रूवल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से लिंक करके, क्योंकि हम पशुओं के बारे में देख रहे हैं, तो आइए पशुओं के बारे में एक और डेटा देख लेते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं एक फंड होता है जिसका नाम है G20 पैंडेमिक फंड। G20 पैंडेमिक फंड, याद रखिएगा, G20 पैंडेमिक फंड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है G20 पैंडेमिक फंड? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पैंडेमिक आने पर जानवरों को लेकर के, मान लीजिए भारत में जानवरों को लेकर, जैसे अभी आप जानते हैं जानवरों को लेकर के कई सारी डिजीजेज चल रही थी, तो जानवरों को लेकर के यदि कोई पैंडेमिक भारत में आता है, जो भारत में पशुधन है उसको लेकर के यदि कोई पैंडेमिक भारत में आता है, तो भारत उसके लिए तैयार रहे। इसलिए G20 पैंडेमिक फंड ने भारत को $25 मिलियन की सहायता दी है। ये आपको पता होना है। $25 मिलियन का फंड G20 पैंडेमिक फंड ने भारत को दिया है। क्यों? कि पशुओं को लेकर के यदि कोई पैंडेमिक आती है तो उसको लेकर के आप तैयार रहें, आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें, इसलिए ये फंड दिया गया है। अब हम जानवरों की बात कर रहे हैं, पशुओं की बात कर रहे हैं, तो आइए कुछ चले चलते हैं टेक्नोलॉजी में। तो आपको पता होगा भारत में यदि हम बात करें फर्स्ट क्लोनिंग, आप जान रहे हैं क्लोनिंग आम हो गई है, तो फर्स्ट क्लोनिंग से निर्मित जो गाय है उसका नाम क्या है? फर्स्ट क्लोनिंग से निर्मित जो गाय है उसका नाम क्या है? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि फर्स्ट क्लोनिंग से निर्मित जो गाय है उसका नाम है गंगा। और इस गंगा नामक गाय को यदि हम बात करें, ठीक है, इस गंगा नामक गाय को लेकर के जो रिसर्च हुआ, जो पूरी तैयारी किया, वो किसने किया? वो किया NDRI करनाल। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम सेरोगेसी से पैदा गाय कौन सी है? प्रथम सेरोगेसी से पैदा गाय कौन सी है? तो याद रखिएगा प्रथम सेरोगेसी से जो पैदा गाय है उसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है पद्मावती। ये आपको याद रखने की जरूरत है। और बनाया किसने है? तो याद रखिएगा श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए, तो ये भी याद रख लीजिएगा। प्रथम सेरोगेसी से जो पैदा होने वाली गाय है उसका नाम है पद्मावती और प्रथम क्लोनिंग से निर्मित जो गाय है उसका नाम है गंगा। तो पहले टॉपिक से इतनी सारी जानकारियां लिंक करके हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, ये टॉपिक आपका है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस से संबंधित। किससे जुड़ा है? दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया और ये जो एक्सप्रेस वे था ये 11,895 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 11,895 करोड़ रुपए की लागत से बना है और आज की तिथि में दिल्ली से वडोदरा आप 10 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली वडोदरा जो एक्सप्रेस है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का ही एक पार्ट है। ठीक है, दिल्ली
मुंबई एक्सप्रेस वे जो है उसी का एक भाग है, ये भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली बड़ोदरा जो एक्सप्रेस है ये किन राज्यों से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले ये राजस्थान से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, ठीक है, हरियाणा से गुजरता है और गुजरात से गुजरता है। तो याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से होकर के ये गुजरता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब बड़ोदरा की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा भारत में एक विश्वविद्यालय बनाया गया था जिसका नाम था गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय। और गति शक्ति विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, जब गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात होती है इसी को बोला जाता है NRIT। NRIT का मतलब क्या हो गया? नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ये भी आपको याद रखना है, या इसी को बोलते थे गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? ये बड़ोदरा में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके पहले चांसलर बने थे अश्वनी वैष्णव, ठीक है, अश्वनी वैष्णव जो है ये इसके पहले चांसलर बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि बड़ोदरा ही वह स्थान है जहां पे टाटा और एयरबस आप जानते हैं विमान निर्माता कंपनी है, ये दोनों मिलकर एक विमान का निर्माण करेंगे जिसका नाम है C-295 जो ट्रांसपोर्ट विमान है, यात्री विमान है, उसका निर्माण टाटा और एयरबस मिलकर जो करेंगे, उसका जो कारखाना लगाया जा रहा है वह भी बड़ोदरा में लगाया जा रहा है। तो प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि एयरबस भारत में किस कंपनी के साथ मिलकर C-295 यात्री विमान बनाएगी? तो आपको जवाब देना है कि ये टाटा के साथ मिलकर इस एयरक्राफ्ट का निर्माण करने जा रही है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं टॉपिक संख्या 3 पर, ठीक है। अब टॉपिक संख्या 3 पर बढ़ते हैं। टॉपिक संख्या 3 की जब हम बात करते हैं तो बात आती है वाडा की, ठीक है। वाडा की बात आती है और बता दें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या विश्व, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी इसी को बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में देखने को मिलता है। और वाडा के अनुसार सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स लिए जाते हैं वो रूस, भारत और इटली में लिए जाते हैं। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में एक रेस हुई थी और दिल्ली में जब वो रेस हुई थी वहाँ पे जब संबंधित एजेंसी पहुँची तो वहाँ पे भाग लेने वाले सभी जो खिलाड़ी थे वो भाग गए थे, सिर्फ एक खिलाड़ी बचा था। क्यों? क्योंकि सभी ने जो है आप कह सकते हो कि इस तरह की दवाओं का प्रयोग किया रहा होगा, और क्योंकि अगर पकड़ में आते, जांच होती तो बैन होते, और इसके लिए उन्होंने रेस छोड़कर भागने का फैसला लिया। उसी के संदर्भ में ये एजेंसी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बात किया वाडा की, तो उसी को जोड़कर एक और एजेंसी, एक संस्था देख लेते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या UNGA, या इसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। यहाँ पे क्या याद रखना है, इनका 78वां सत्र प्रारंभ हुआ है। अभी 78वां सत्र प्रारंभ हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और UNGA के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है डेनिस, एक मिनट, इनका नाम याद रख लीजिएगा, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ये इसके प्रमुख हैं। और डेनिस फ्रांसिस हैं किस देश के?
त्रिनिदाद और टोबैको एक देश पड़ता है, उस देश के ये हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सत्र महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सत्र के दौरान ही जो I2U2 समूह है, ये जो I2U2 समूह है, इसने निजी उद्यम साझेदारी प्रारंभ की है। अब I2U2 समूह में यदि हम बात करें कौन कौन से देश हैं, तो आपको पता होगा इंडिया, इस्राइल, UAE और USA। ये जो देश हैं I2U2 के जो देश हैं, इन्होंने निजी उद्यम साझेदारी प्रारंभ की है, 7 सेक्टरों में प्रारंभ की है। और ये 7 सेक्टर कौन कौन से हैं? जैसे वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और अन्य टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें I2U2 को बोला जाता है, I2U2 को बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना है, कि इसको बेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है। ठीक है, बेस्ट एशियन क्वाड भी इसको बोला जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि I2U2 में कौन कौन से देश हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के दौरान इन्होंने क्या समझौता किया है। और यहीं पर एक चीज़ और बता दें, शायद ही आपको जानकारी हो और बहुत कम लोग बताएंगे आपको, कि जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सत्र प्रारंभ होता है, जब भी, तो सबसे पहले बोलने के लिए कौन खड़ा होता है? सबसे पहले बोलने के लिए ब्राज़ील खड़ा होता है, दूसरे नंबर पर बोलने के लिए USA खड़ा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक पैटर्न बन गया है, इसको लेकर के ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राज़ील का यहाँ पे ज़्यादा प्रभुत्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले से ही होता आ रहा है और ये 1955 से होता आ रहा है। सबसे पहले जब भी सत्र प्रारंभ होगा कभी भी, तो सबसे पहले ब्राज़ील बोलेगा, ब्राज़ील के बाद फिर USA बोलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, किसी से पूछ लेंगे तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी जानकारी पुस्तकों में भी नहीं होती। और जो सामान्य पुस्तकें आप करंट अफेयर्स की पढ़ते हैं, उसमें कितनी जानकारी होती है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है, अब बात हो रही है एशियाई खेल 2023 की। एशियाई खेल, हालांकि इसमें मैं आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। एशियाई खेल में जो मेडल दिया जा रहा है, हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? जो मेडल दिया जा रहा है, यदि आपसे पूछ ले कोई कि एशियाई खेलों में जो मेडल दिया जा रहा है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा सान सुई। सान सुई, सान सुई वो मेडल है जो एशियाई खेलों में प्रदान किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मसाल की यदि हम बात करें, मसाल की बात करें, मसाल क्या है, तो याद रखिएगा एथेर्नल फ्लेम। पूछा जा सकता है कि एशियाई खेलों में जो मसाल थी उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा एथेर्नल फ्लेम। और मेडल जो दिया जाएगा उसका नाम क्या है? सान सुई नामक मेडल होगा। और यदि मैस्कॉट पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, शुभंकर पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा मेमोरीज ऑफ जियान गेनन, मेमोरी ऑफ जियान गेनन। और याद रखिएगा मेमोरी ऑफ जियान गेनन में 3 बच्चे हैं और तीनों का अलग अलग कलर है, वही यहाँ पे दिखाए गए। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा सिर्फ कि इसका मैस्कॉट है मेमोरीज ऑफ जियान गेनन और मसाल का नाम है एथेर्नल फ्लेम और मेडल का नाम है सान सुई। बाकी इस प्रतियोगिता में जो कौन पुरस्कार कितना जीता है, कौन कितने कैटेगरी में है, वो सारी जानकारी हम बाद में आपको देंगे। लेकिन अभी ये तीनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये चीज़ें पुस्तकों में भी आपको नहीं मिलेंगी, समाचार पत्रों में भी आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, मेडल कौन जीता है, कौन किस पोजीशन पे है, वो आपको पुस्तकों में भी मिल जाएगा। और यहीं पर जब हम देख रहे हैं तो हम भी ये देख लेते हैं आगे कि भैया एशियन गेम अब होंगे 2026 में, तो ये 2026 वाला कहाँ पे होगा? 2026 के बाद 2030 में होना है। ठीक है, 2030 वाला कहाँ होगा? और 2030 के बाद 2034 में होना है, कहाँ होगा? तो 2034 वाला रियाद में होगा। ठीक है, रियाद में होगा। 2030 वाला यदि आपसे पूछ लिया जाए तो दोहा में होगा। और 2026 वाला यदि पूछ लिया जाए तो ये नागोया में होगा। ठीक है, नागोया जापान में है, दोहा आप जानते हैं कतर दोहा, रियाद सऊदी अरब में है। ठीक है, अब यहाँ से जो थोड़े से सिंसियर कैंडिडेट होंगे वो जाके क्या करेंगे
कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि सऊदी अरब एक नया शहर बसा रहा है जिसका नाम है नियोम, और यहाँ पर भी एक गेम होना है जो पहले से निश्चित हो गया है कि नियोम शहर में ही ये गेम खेला जाएगा, तो वो आपको देखना है। दूसरा, जब नागोया की बात कर रहे हैं तो आपको याद आना चाहिए नागोया प्रोटोकॉल, कि भैया नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये आपको लिंक करके स्वयं से भी देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे एक से दूसरे को लिंक करते रहे हम इस क्लास में तो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, जो 4 प्रश्न होंगे वो 4 प्रश्न में भी घंटे लग जाएंगे लिंक करते, तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है जो आप स्वयं से जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ईस्ट टाई समिट की। ईस्ट इस समिट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है उसके द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी में किया गया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान द्वारा इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया। अब पूर्वी कमान की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता में देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलता है। इसके बाद फिर आता है, आप जानते हैं, इसके आगे आप जानते हैं कि इसमें भाग कौन लिया, क्योंकि असम के गुवाहाटी में हुआ तो असम गवर्नमेंट ने इसमें भाग लिया, असम के वाणिज्य मंत्रालय ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया कि भाई जो हमारी सेना की जो पूर्वी कमान है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, उन्होंने इसमें भाग लिया। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारी जो नौसेना है इसका भी पूर्वी कमान है? इसके पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। अब असम की बात हो रही है तो असम से संबंधित कुछ जानकारी और दे देते हैं। असम ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सीएम लोक सेवक आरोग्य योजना। लोक सेवक आरोग्य योजना, ठीक है, लोक सेवक आरोग्य योजना। और ये जो सीएम लोक सेवक आरोग्य योजना है, इसके अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी होंगे असम राज्य में, जो पेंशन भोगी होंगे, उनके लिए ऑनलाइन आप कह सकते हैं मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति एक योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। अगला टॉपिक है यूनाइटेड नेशन विश्व अंतरिक्ष सप्ताह से जुड़ा हुआ। किससे है? यूनाइटेड नेशन विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। ठीक है, यूनाइटेड नेशन विश्व अंतरिक्ष सप्ताह से जुड़ा हुआ यह है। और आपको बता दें 4 से 10 अक्टूबर, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और थीम इसका क्या है इस वर्ष के लिए, 2023 के लिए, वो भी नोट कर लीजिएगा। स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये 2023 के लिए थीम है। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार ये दिवस वर्ष 2000 में मनाया गया था। वर्ष 2000 में ये पहली बार मनाया गया था, अक्टूबर 2000 में। और आपको बता दें, आप जानते होंगे कि 4 अक्टूबर से ही ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 अक्टूबर वर्ष 1957 को पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी जिसका नाम था स्पुतनिक 1। क्या नाम था? स्पुतनिक 1 नामक पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी 4 अक्टूबर को, इसीलिए इसको हम 4 अक्टूबर से मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर 1967 को एक ट्रीटी साइन हुई जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस, या इसी को बोलते हैं स्पेस ट्रीटी।
ये क्यों थी कि भाई अब क्योंकि हम अंतरिक्ष में लगातार प्रयास कर रहे हैं पहुंचने का, तो अंतरिक्ष का दोहन कैसे हम करेंगे, कैसा उसको उपयोग करना है, उसके लिए जो नियम कानून था उसको लेकर के एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस या स्पेस ट्रीटी। और स्पेस ट्रीटी 10 अक्टूबर 1967 को साइन की गई थी। तो ये तिथि भी कम से कम पता होना चाहिए, तिथि ना पता हो तो वर्ष आपको अवश्य अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। एक संस्था है, ये भी याद रखिएगा इसी संदर्भ में, जिसका नाम है UNOOSA। UNOOSA ये संस्था क्या है, इसको बोलते हैं यूएन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स। नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। UNOOSA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि ये संस्था मैंने पहली बार आपको बताया है, इससे पहले कभी भी इसको बताने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस संदर्भ में कोई वाकया हुआ ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार की। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो ये सबसे पहली बात नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। और इस बार मिला किसको? इनको मिला नरगिस, नाम याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार दिया गया और ये महिला हैं ईरान की, वर्तमान समय में जेल में हैं, 31 वर्ष की इनको सजा हुई है। मानवाधिकारों को लेकर के काम करने वाली महिला हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के काम करने वाली महिला हैं, और इसीलिए ये कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती हैं और अभी वर्तमान में ये जेल में हैं। इनको 31 वर्ष की सजा हुई है। इनको अपने कार्यों को लेकर के, जो इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, जो प्रयास किया है, उसी को लेकर के नरगिस मोहम्मदी इनका नाम है, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को एक तिथि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको लेकर के, इस तिथि को मनाने को लेकर के या किसके प्रयास से ये तिथि मनाई जाती है, उनका नाम भी पता होना चाहिए। और यह भी एक महिला हैं, इनका नाम है शिरीन इबदी, SHIRIN इबादी। और शिरीन इबादी जो महिला हैं, ये भी ईरानी महिला हैं और ये प्रथम ईरानी महिला थी जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मतलब इनको भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है और ये पहली महिला थी और इन्होंने ही सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की बात की थी। और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप, इन्हीं के मांग के फलस्वरूप 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी तक आपको बता दें कि जो नोबेल प्राइज है ये 5 बार ऐसी महिलाओं को मिला है, 5 बार जो जेल में हैं, जेल में रही हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है राजस्थान की। राजस्थान जो राज्य है आपका, इसने 3 नए जिले बनाए हैं और अब जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 53। राजस्थान में आज की तिथि में 53 जिले हैं। 3 नए जिले कौन कौन से हैं? यदि आप राजस्थान के हैं तो पता होना चाहिए, मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़, ये 3 नए जिले हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स का जो सेशन था समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं जीके खंड की। जीके खंड की हम बात कर लेते हैं और जीके के बाद फिर हम जीएस की बात करेंगे। और जीएस खंड में हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान, उसकी बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे, क्योंकि बिना नोट्स बनाए चीज़ें बेहतर होंगी नहीं।
ठीक है। यदि नोट्स नहीं बनाएंगे भैया तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो जो आप ये मेहनत कर रहे हैं इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि नोट्स प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे बनाते हुए तब आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, आज की पहली संस्था है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CSIR की। किसकी बात करने वाले हैं? CSIR। और इसको आप एक चीज, यदि कोई गलती करता हो तो अभी हम दूसरे टॉपिक पे हैं, जीके का ये दूसरा टॉपिक चल रहा है, भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो उसमें क्या करना है कि डेली बेसिस पे 2-3 संस्था हम आपको बता रहे हैं, उसी क्रम में उसी पेज पे, जैसे कल जहां पे छोड़ा था उसी के आगे जाके इसको नोट करना है, जिससे जीके का एक प्रॉपर आपका अलग से नोट्स तैयार होता रहे, बाकी जीएस खंड का इसी तरह से अलग से तैयार होता रहे, और करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। चलो, अब इसको क्या बोलते हैं? CSIR को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना की इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्यों में यदि हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इस संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष के बाद यहाँ पे एक उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं इसमें एक मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। और ये मिनिस्टर किस विभाग के होते हैं? ये मिनिस्टर होते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक शासी निकाय होता है, एक शासी निकाय होता है जिसमें कई सारे सदस्य होते हैं, और इस शासी निकाय का जो प्रमुख होता है वो महानिर्देशक कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। क्या नाम है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है, आपको बता दें, इसी संस्था द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1998 में इसको दिया जाना प्रारंभ किया गया। और किसके नाम पर इसको रखा गया है? तो ये जो शांति स्वरूप भटनागर हैं, ये इसके संस्थापक निर्देशक थे इस पुरस्कार के, और उन्हीं के नाम पर CSIR शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो आपको बताना है कि CSIR द्वारा दिया जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आपको नोट करनी है, उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में कुछ और जानकारियां हैं जो आपको नोट करनी है, ठीक है। जैसे इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली में है। इसमें नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। CSIR की अनुसंधान और विकास गतिविधियों में, CSIR की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, महाविज्ञान, महासागर विज्ञान, जीवन विज्ञान, धातु विज्ञान, रसायन, खनन, खाद्य, पेट्रोलियम, चमड़ा और पर्यावरण विज्ञान शामिल हैं, ठीक है। चलिए, इतना नोट कर लिया तो आपको पता हो गया कि इसका काम क्या है, इस संस्था का काम क्या है। अगला आ गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जब हम बात करते हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस।
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसमें याद रखना है कि इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी और जब 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था CSI। क्या नाम इसका हुआ करता था? CSI, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इसका नाम हुआ करता था। वर्ष 1954 में इसका आप कह सकते हो कि CSO में विलय हुआ और इसका नाम रख दिया गया, ठीक है, इसका CSO में विलय हो गया और इसका नाम हो गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पुनः इसका नाम बदला गया और फिर इसका नाम रखा गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो इतने में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इसका नाम हुआ करता था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी 2 पंक्तियां नोट कर सकते हैं कि ये क्या करती क्या है, ये संगठन करता क्या है, इसके बारे में तो नोट कर लीजिएगा। यह भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसकी गतिविधियों में राष्ट्रीय आय लेखांकन शामिल है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक गणना और उसके अनुवर्ती सर्वेक्षणों का संचालन इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संस्था है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसी को बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसी को बोलते हैं। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। 22 सितंबर 1974 को इस संस्था की स्थापना हुई। किस एक्ट की मदद से हुई? तो 22 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के मदद से इसकी स्थापना की गई। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल जो कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के माध्यम से की गई थी। ये अधिनियम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या जुड़ा है? जल जुड़ा है, तो जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के माध्यम से की गई थी। 7 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसके बारे में भी कुछ पंक्तियां नोट कर लीजिए। नाम से ही स्पष्ट है, प्रदूषण को लेकर काम करने वाली संस्था है, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जिनको नोट करना है, जिनको लगता है गैर जरूरी है, आप रहने दीजिए। इसमें नोट कर लीजिएगा, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसको या इस संस्था को वायु ब्रैकेट में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, चलिए
अगली बात हम कर लेते हैं अगली संस्था की, जिसका नाम है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। क्या नाम है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। सबसे पहले इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 को हुई थी, और आपको यह भी बता दें कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलता है। 15 जनवरी 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलता है। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी को विनियमित करने का जो कार्य है वो इसको सौंपा गया है। तो इसमें सिर्फ इतना नोट कर लीजिए कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी को विनियमित करने का कार्य, फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी को विनियमित करने का कार्य इस संस्था को सौंपा गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका जीके, और जीके भी खत्म यहाँ पे। अब जीके के बाद हम आ जाते हैं जीएस सेक्शन में, और जीएस सेक्शन में जो हम बात कर रहे थे, जीएस सेक्शन में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था। आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है पूर्ण विकसित कोशिका। और प्लीज जो भी पुस्तक आपके पास सामान्य विज्ञान की होगी, यहाँ पे पढ़ने के बाद उस टॉपिक को एक बार पुस्तक से पढ़ लिया करिए। पूर्ण विकसित कोशिका। ठीक है, अब इसमें आपको बता दें कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इसके यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जो जीव हैं, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। ये जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ये जीव बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ये जीव बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। और इनका जो वर्गीकरण है, इनका जो वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखने को मिलता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखने को मिलता है। इनका वर्गीकरण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं पूर्ण विकसित कोशिका, तो पूर्ण विकसित कोशिका होती कौन सी है? याद रखिएगा, जब भी कहीं पे बात आए पूर्ण विकसित कोशिका की, इसका मतलब है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मतलब इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लांट के संदर्भ में क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या अंतःप्रद्योवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या इसी को बोलते हैं अंतःप्रद्योवी जालिका, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गोल्जी बॉडी या जिसको बोलते हो आप गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइसोसोम, लाइसोसोम भी आपको देखने को मिलेगा। लाइसोसोम के साथ साथ यहाँ पे राइबोसोम्स भी देखने को मिलेगा।
ठीक है। राइबोसोम्स के साथ साथ सेंट्रोसोम भी देखने को मिलेगा। सेंट्रोसोम के साथ साथ यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स भी देखने को मिलेगा। मतलब केंद्रक और केंद्रक आवरण दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कोशिकांग देखने को मिलेगा और कोशिकांग को आप बोलते हो सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। और आपको रिक्तिका देखने को मिलेगी या, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब भी शब्द प्रयोग किया जाए पूर्ण विकसित कोशिका, पूर्ण विकसित कोशिका का मतलब हो गया कि उस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स, कोशिकांग, रिक्तिका, सेल ऑर्गेनेल, ये सब देखने को मिलेंगे यदि वो पूर्ण विकसित कोशिका होगा। पूर्ण विकसित कोशिका का मतलब यही होता है। ठीक है। और आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल की जब बात करते हैं तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, दोनों तरफ प्रोटीन और बीच में इसमें आपको लिपिड देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ प्रोटीन और बीच में आपको लिपिड देखने को मिलते हैं। कल मैं आपको एक इसकी आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से कि पूर्ण विकसित कोशिका का एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और पूर्ण विकसित कोशिका के उस स्ट्रक्चर के साथ फिर हम समझने का प्रयास करेंगे आगे कि कौन कौन से उसमें अंग हैं, जैसे फिर वहाँ पे सेल वॉल कौन सा है, रिक्तिका कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, उन सब को मैं क्रम से बताऊंगा। लेकिन आज की तिथि में ये जाके जरूर इतना जितना मैंने आज बोला है, हाँ थोड़ी सी जानकारी है लेकिन इसको जाके आज जरूर नोट कर लीजिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब पूर्ण विकसित कोशिका, और जब हम पूर्ण विकसित कोशिका की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। और पूर्ण विकसित कोशिका साथ साथ यूकैरियोटिक सेल की जब बात करते हैं मतलब ये एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी जीव हो सकते हैं, और इनका वर्गीकरण पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में हो सकता है। मतलब यूकैरियोटिक जो सेल होता है ये पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी, कल से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो इसका समय है क्लास का लगभग 1 घंटे, तो वो समय होने वाला है क्योंकि आज ज़्यादा समय करंट अफेयर्स में लग गया, तो इसलिए चीज़ों को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी इसी प्रकार से बने रहें, निश्चित तौर पे आपको बेहतर जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।